हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेज। आज का टॉपिक हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर यानी सेल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल से आपको पता है 1 से 2 एमसीक्यूज एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से आपको देख रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, जब किसी भी आप ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो किससे मिलकर बना होता है? वो सेल से मिलकर बना होता है। यानी किसी भी प्लांट का या किसी भी जो एनिमल की बॉडी है, ठीक है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखें, ठीक है, तो हमें क्या दिखेगा? हमें ऐसा लगेगा कि जैसे उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल रूम्स हैं, छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर वो बना है, ठीक है। और ये जो छोटी स्मॉल यूनिट्स होती हैं, इनको आप क्या कहते हैं? सेल। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होता है? मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स से मिलकर बना होता है। और ये सेल्स कैसी दिखती हैं? ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे रूम्स बने, जैसे सेला, ठीक है। आपने कभी बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, जो हॉलीवुड मूवीज होते हैं उनमें बोलते हैं कई बार कि इसको इस सेल में डाल दो, है ना, इतने नंबर सेल में डाल दो। यानी एक छोटा रूम, ठीक है, एक छोटा रूम, एक स्मॉल रूम जिसको बोलते हैं वो है सेल, ठीक है। सेल का जो डाइवर्जन है वो एक लैटिन वर्ड से हुआ है। बहुत छोटे लेवल पर अगर मैं बात करूं तो लैटिन वर्ड का यूज हुआ, ठीक है, जो क्या है? एक लिटिल रूम, सेला जिसको बोलते हैं, एक छोटा कमरा, एक स्मॉल रूम। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो स्ट्रक्चर है, आप और मैं जैसे दिख रहे हैं, प्लांट जैसे दिख रहे हैं, एक एनिमल जैसा दिख रहा है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं? वो जो दिखते हैं उनका स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है? उनका स्ट्रक्चर बना होता है सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी है, जितने फंक्शन हम कर रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, ठीक है, डाइजेशन कर पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम है, ये सब किससे मिलकर बना होता है? ये सारे काम जो होता है, ये सारे फंक्शन कौन करता है? सेल करती है। यानी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? सेल है। अगर मैं आपको छोटी सी लाइन में अभी बोलना चाहूँ, जैसे सेल है, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन के बारे में ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऐसे हमारी ह्यूमंस की या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। तो कहीं ना कहीं जो आज हैं आप में क्या है? अब ये बॉडी है, इस बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। और सेल एक क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, एक फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। ये अभी पता लग गया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की या एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। इन सेल, क्या ये एक ही टाइप के सेल होते हैं? देखिए, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो 2 टाइप्स की सेल होती है। 2 तरह की सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। एक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक। आपका यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। और दूसरा होता है प्लांट सेल्स, ठीक है, और एनिमल सेल्स। हम इनको अलग 2 तरह से डिवाइड करते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब यहां क्या है? प्रिमिटिव, प्राचीन। और यू का मतलब है ट्रू। यानी प्रो यानी प्रिमिटिव और कैरियन यानी न्यूक्लियस। वो सेल्स जो न्यूक्लियस से पहले बनी थी, यानी उनमें क्या था? न्यूक्लियस एब्सेंट था। यानी उन सेल्स में क्या होता है? वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या वेल डेवलप्ड नहीं होता, क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। प्रो यानी प्रिमिटिव, कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस। वो सेल्स जो न्यूक्लियस से पहले बनी थी, बहुत प्राचीन टाइम, बहुत प्रिमिटिव टाइम में, जब इस अर्थ का डेवलपमेंट होता है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हो रही थी, तब ऐसी सेल्स थी। उसके बाद आती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यानी ट्रू न्यूक्लियस, है ना, कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस हो, वो सेल्स क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल्स से होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है और यूकैरियोटिक सेल्स से हमें पता लगता है। देखो, देखो ऐसा अगर हमने माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा, स्मॉल रूम जैसा हमें दिखता है। एक छोटे छोटे स्मॉल रूम्स दिख रहे हैं।
ये स्मॉल रूम कौन से लैटिन वर्ड से बना है? सेला, सेल से मिलकर बना है, जो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। ए लिटिल रूम जिसको कहते हैं। देखो ये माइक्रोस्कोप से आपने देखा, ध्यान रखना, कॉर्क सेल क्या है? ये आपने जो कॉर्क सेल देख रहे हो ये क्या है? पेड़ की जो छाल होती है ऊपर वाली, जो कॉर्क टिश्यूज होते हैं उसमें से देखा। अब आपको पता है जो पेड़ का सबसे बाहर वाला पार्ट है, सबसे आउटर वाला पार्ट क्या है? वो छाल होती है किसी भी पेड़ में, और वो क्या होती है? वो एक डेड पार्ट है, मृत पार्ट है, और उसमें जो सेल्स होंगी वो भी क्या होंगी? वो भी डेड सेल से होंगी। वो भी क्या से होंगी? वो भी डेड सेल से होंगी। शुरुआत होती है सेल की डिस्कवरी को हम समझते हैं कि सेल सबसे पहले आया कौन, और किसने पहली बार कॉर्क टिश्यूज को माइक्रोस्कोप में देखा? जो रॉबर्ट हुक थे, 1665 में उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, सेल के बारे में बात की। लेकिन ये जो सेल्स थी वो डेड सेल्स थी। कैसी सेल्स थी? डेड से। इन्होंने डिस्कवरी तो की, लेकिन वो सेल्स कैसी थी? डेड सेल्स थी, यानी उनमें किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं दिखी। और 1665 की बात है, बहुत पहले की बातें हैं, आज से लगभग 400 साल पहले। तो उस तरह के वेल डेवलप्ड जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो भी नहीं होते थे। तो उन्होंने जितना एफर्ट किया, वो माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद बनाया और देखा कि वो डेड सेल थे। लेकिन फादर ऑफ साइट है ना, साइटोलॉजी, यानी सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। साइटो यानी सेल, लॉजी यानी स्टडी, यानी वो ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में बात करते हैं, साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार सेल के बारे में बात की। लिविंग सेल्स के बारे में किसने बात की? फ्री लिविंग सेल्स, है ना, जो जीवित कोशिकाएं थी, उनको किसने डिस्कवर किया? एक साइंटिस्ट थे, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक। उन्होंने 1674 में जो पॉन्ड वाटर होता है उससे कुछ मिट्टी के कुछ थे वो लेकर आए, माइक्रोस्कोप में देखा, और उन्होंने देखा कि उसमें कुछ हलचल है, कुछ मूवमेंट्स उनको फील हुई, और इसी तरह से फ्री लिविंग सेल्स की क्या हुई? डिस्कवरी हुई, जिसको, और ये सेल्स क्या थी? बैक्टीरिया सेल्स थी। तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी का क्रेडिट भी किनको देते हैं? इन्हीं को देते हैं, एवी ल्यूवेनहॉक। न्यूक्लियस वर्ड बीच बीच में हमारे दिमाग में फंस रहा था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट देते हैं रॉबर्ट ब्राउनो, और उन्होंने कितने साल बाद, क्योंकि एक सेल को देखना ही पॉसिबल नहीं था, और एक सेल में जो हमें नेक्ड आई से दिख ही नहीं रही, माइक्रोस्कोप से भी उतनी बेटर नहीं दिख रही, उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस को देखना बहुत टफ था, तो टाइम लगा। 1831 में न्यूक्लियस की क्या हुई? डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस के बारे में बात की गई। बाद में प्रोटोप्लाज्म, ये वर्ड आपको बाद में आएगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात की पुरकिंजे ने। कब की? 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी का क्रेडिट देते हैं। अब बात धीरे धीरे बढ़ रही थी, धीरे धीरे आगे चल रही थी, लेकिन एक बात समझ से तो कोई कॉम्प्लेक्स थी कि हम किनको सेल्स बोले और किनको सेल्स नहीं बोले, कौन सी चीजें सेल होंगी, कौन सी चीजें सेल नहीं होंगी, ये थोड़ा डाउटफुल हो गया। तो एक सेल थ्योरी आई जिसमें ये क्लियर हुआ कि हम किनको सेल्स बोलेंगे, सेल थ्योरी में हम किनको इंक्लूड करेंगे। तो दो साइंटिस्ट थे, एक बोटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, स्लाइडन एंड स्वान, 1838 और 1839। एक प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में उन्होंने अपनी सेल थ्योरी के बारे में बात की। तो सेल थ्योरी का जो क्रेडिट होता है वो किसको दिया जाता है? स्लाइडन एंड स्वान को। उन्होंने बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो सेल से ही मिलकर बनी होती है, मेड अप ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है। इस थ्योरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, उतनी बेटर नहीं थी, ज़्यादा क्लियर नहीं कर पा रही थी। तो एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में इस थ्योरी को थोड़ा सा एक्सपेंड किया और बताया कि जितनी भी सेल्स होती हैं उनका ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं, यानी पहले से बनी हुई सेल्स ही न्यू सेल्स क्या करती हैं? फॉर्म करती हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। उन्होंने एक वर्ड भी दिया था, इन साइंटिस्टों ने एक वर्ड दिया था, ओमिनी सेलुला ई सेलुला, यानी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन क्या होता है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। वो ये बात कह के गए, ये लाइन यूज करके गए। तो बताया, बहुत बार आता है कि ये लाइन किसने यूज की थी? ओमिनी सेलुला ई सेलुला।
व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बनी होती है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो मेड अप ऑफ सेल्स, यही बात है, यही तो इतनी देर से पढ़ रहे हैं, किससे मिलकर बनी होती है? मेड अप ऑफ सेल्स। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। और सेल कैन बी इजीली सीन इन अनियन पील, जो अनियन जो होता है, प्याज जो छिलका होता है बाहर, उसमें आप इसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं शेप और साइज की, सेल की शेप कैसे होती है, साइज कैसे होती है, दिखती कैसे है, तो है ना, उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो ये क्यूबाइडल हो सकती है, क्यूब की शेप की हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, ठीक है, एपिथेलियल हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, लार्ज हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप और डिफरेंट डिफरेंट साइज की हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, ओवल शेप में हो सकती है, ठीक है। ऐसी सेल्स होती हैं जिनका शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप की हो सकती है। अब दो क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में बनते हैं। एक तो स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल कौन सी है? पीपीएलओ। पीपीएलओ नहीं बोलेंगे, वैसे एग्जाम में इसको माइक्रोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोप्लाज्मा। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेन्स, ठीक है। इट इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक है। सबसे बड़ी सेल, लार्जेस्ट सेल, ओस्ट्रिच देखा है? ओस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जो होता है, ओस्ट्रिच एग, उसका बहुत बड़ा होता है, आप हाथ में ले सकते हैं आराम से, इतनी बड़ी सेल होती है, लार्जेस्ट सेल जिसको बोलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल हमारी ह्यूमन बॉडी की, तो आरबीसी जो होती है ना, क्या है? स्मॉलेस्ट सेल होती है, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है? हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल होती हैं। और लार्जेस्ट सेल हमारी बॉडी में वो होती है नर्व सेल। न्यूरॉन जो होते हैं, जो हमारे ब्रेन में इंपल्स को ले जाते हैं, न्यूरॉन्स, है ना, वो क्या होते हैं? वो लार्जेस्ट होते हैं, है ना, सॉरी लॉन्गेस्ट होते हैं, है ना, लॉन्गेस्ट होते हैं। लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है? नर्व सेल्स होती हैं। जैसे जैसे ये है ओस्ट्रिच एज, ओस्ट्रिच एज, है ना, देखो ये इस सेल की होती है। ये माइकोप्लाज्मा है, बहुत छोटा इरेगुलर शेप टाइप में होता है, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट न्यूरॉन्स है, नर्व सेल होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जिसको बोलते हैं। अब बात ये है कि हमारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हमारी ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी बनी होती है, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है। दो तरह के दिमाग में चीजें आती हैं। क्या एक सेल भी एक लाइफ हो सकती है? क्या एक सिंगल सेल से भी कोई ऑर्गेनिज्म बना होगा, या सब सेल सारे मल्टी सेलुलर ही होते हैं, बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं? तो एक होता है यूनिसेल्युलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। क्या होता है? यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर। हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कुछ जो होते हैं वो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी एक सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है। ये एक सेल ही और एक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होता है जिनका फॉर्मेशन सिंगल सेल से होता है, और वो ऑर्गेनिज्म जिनको बहुत सारी सेल्स मिलकर, मैनी सेल्स मिलकर क्या करते हैं? उनकी बॉडी का फॉर्म करती हैं, वो एक साथ आते हैं और फंक्शन को पूरा करते हैं, उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे फंगाई है, प्लांट है, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हम सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं, वो सेल्स क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए ऐसे बहुत सारी सेल्स मिल गई और ये मल्टी सेलुलर है, तो ये वाली सेल क्या करेंगी? ये वाली सेल डाइजेशन का काम करेंगी, ये वाली सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी, ये वाली वेस्ट मटेरियल को बाहर एक्सक्रीशन का काम करेंगी, ये सेल नर्व सिस्टम का काम करेंगी। ऐसे क्या करती है? डिफरेंट डिफरेंट सेल्स क्या करती हैं, है ना, अलग अलग अपने फंक्शंस को आइडेंटिफाई करती हैं, काम करती हैं और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ कि एक सेल होती है, उसी से ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, बताया ना, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या होती है? न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी कारण से देखो ओमिनी सेलुला ई सेलुला वर्ड जो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, यहां मैंने आप पहले ही बता दिया था, ठीक है।
हर सेल्स के पास अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेबर करते हैं, वो अपने काम को पूरा करते हैं, अलग अलग फंक्शंस को पूरा करते हैं और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या करते हैं, चलाते हैं। जैसे देखो ये अमीबा है, ठीक है, ये यूग्लिना है, ठीक है, ये बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, ये क्या है, ये सब यूनिसेलुलर है, ये क्या है, सब है यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर, प्लांट मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है, ये सारे प्लांट जो फंगई ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर है। अगर मैं बात करूं सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर हैं, चाहे वो लॉयन हो, ह्यूमंस हो, मंकी हो, क्रोकोडाइल हो, कोई भी हो, फिश हो, फ्रॉग हो, ओवल हो, कुछ भी हो, जितने भी एनिमल्स क्या होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज्यादा सेल से, तभी तो हमारी बॉडी की इतनी सारी फंक्शंस हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल कैसा होता है, एक सेल हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है, तो ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ, और जो सेल्स होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हमें डिस्कस करने हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। क्या क्या बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में और थर्ड साइटोप्लाज्म के बारे में। अब सेल के अंदर आ रहे हैं हम लोग, है ना, कि सेल में क्या होता है, सेल किससे मिलकर बनी होती है। प्लांट सेल्स, ये तो था जनरल सेल्स का। अगर मैं सिर्फ प्लांट सेल्स की बात करूं तो उसमें एक वर्ड स्पेशल आ जाता है, प्लांट सेल। प्लांट सेल्स कहाँ देखने को मिलती है आपको, और सेल वॉल किस में देखने को मिलती है, सॉरी, वो प्लांट सेल्स में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। कोई बोलेगा कि एनिमल सेल्स में, नहीं नहीं बेटा, सिर्फ प्लांट सेल्स में सेल वॉल देखने को मिलती है ना, ये एडिशनल कंपोनेंट है प्लांट सेल्स का। अब पहली बात आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे, पहले जो कॉमन सब में होता है उनके बारे में बात करेंगे, चाहे वो प्लांट सेल्स हो चाहे वो एनिमल सेल्स हो, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, या आप इसको सेल मेम्ब्रेन बोल दो। सेल मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का मतलब समझते हो, ये जो सेल है इसका जो सबसे बाहर वाला एरिया क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं, मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोल दो, चाहे आप उसको सेल मेम्ब्रेन्स बोल दो। इसको डिस्कवर किसने किया था, सी नेगली ने किया था, सी क्रेमर ने किया था। 2 डिस्कवर किसने किया था, सी नेगली ने किया था, सी क्रेमर ने किया था। कब किया था, 1855 में। कब किया था, 1855 में किया था, डिस्कवर्ड बाई सी नेगली और सी क्रेमर। देखो बहुत छोटे लेवल पे एमसीक्यूज आते हैं, बहुत अंदर तक पूछ लेते हैं कई बार, है ना, और हमें लगता है कि ये तो याद करने की जरूरत नहीं थी, और वही क्वेश्चन फिर आपके लिए क्या बन जाता है, बड़ा हंगामा क्रिएट कर देता है। आपको ध्यान रखना, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक करना, है ना। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग किसी भी सेल की, अगर प्लांट सेल्स को छोड़ दो, जितने भी सेल्स होते हैं उन सबका सबसे आउटर मोस्ट जो एरिया है वो है सेल मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और जो अंदर वाला पार्ट है सेल का, है ना, उससे सेपरेट कौन करता है, इसी के कारण से तो सेपरेट हो रहे हैं, वरना कोई भी चीज अंदर और बाहर चली जाती है, यानी ये गेट है, इस गेट से ही कोई चीज एंटर और आउट होगी। ये एक वॉल क्या है, एक गेट है, एक बाउंड्री है किसी भी घर की, जो क्या करती है, घर को बाहर वाले एरिया और घर के अंदर वाले एरिया से सेपरेट करती है, और यहीं से ही कोई भी चीज एंटर और आउट होगा, इन और आउट होगा, वो यहीं से होगा। अब कोई भी मटेरियल का मतलब क्या होता है भाई, सेल के अंदर को आयन चाहिए, है ना, कोई मटेरियल चाहिए, कोई फूड मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इसी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके अंदर आएगा, ठीक है, और यहां से कोई चीज बाहर जानी है, वेस्ट मटेरियल, वो यहां से जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाएगा और कोई भी चला जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो चारों तरफ हमने बात की है, वो कुछ ऐसे दिखती है, देखो कुछ ऐसे दिखती है, ऐसे। अब है वैसे बहुत मुश्किल है, वो बहुत माइक्रोस्कोपी होती है, देख भी नहीं पाते हैं। ये प्रिवेंट करती है कि कोई भी जो मूवमेंट है ना, कुछ अदर मटेरियल्स का अंदर ना हो, है ना, हर कोई जा ना पाए। ऐसा नहीं कि कोई भी इस मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करे और अंदर चला जाए। बहुत पतली होती है, इलास्टिक होती है, और सेलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन होती है, यानी ये जब इसके पास कोई आता है, जैसे यहाँ कोई एंटर करना चाहता है, यहाँ अंदर जाना चाहता है, ये मान लो ये है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई चीज़ है,
ये एंटर होना चाहती है, तो यहाँ जब गेट पे आएगी तो पूछेगी एड्रेस क्या है, तुम्हारा नाम क्या है ना, किसके लिए अंदर आए हो, किससे मिलना है। सेलेक्टिवली प्रीमेबल है ना, यानी सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने जाती है, अगर कोई काम की चीज़ नहीं है तो नहीं आने देगी। सेलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव चीज़ों को ही एंटर और आउट होने देती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। कोई पूछेगा जो मेम्ब्रेन्स है, ये जो बाउंड्री है, जैसे ईंट है ना, ईंटों से मिलकर, ब्रिक से मिलकर बनी होती है, सीमेंट से मिलकर बनी होती है, तो सेल की बाउंड्री किससे मिलकर बनी होती है? वो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ना। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। देखो ये क्या है, अंदर क्या एक लिक्विड होता है ऐसा, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। देखो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन्स है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है। देखो एक थिक लेयर होती है, कुछ ऐसी होती है जो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है, लिपिड से मिलकर बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन सब से मिलकर क्या बनी होती है? ये सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे कुछ वर्ड्स। एंडोसाइटोसिस, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं एंडोसाइटोसिस क्या है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस के बारे में बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, क्यों? वो कैसे भी फ्लेक्सिबल हो पाए, ठीक है। ऑल्सो अनेबल द सेल टू एनगोल्फ इन द फूड एंड अदर मटेरियल टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। मान लो जैसे ये अमीबा है, ये एक सेल है, ये कोई फूड मटेरियल है, अब इसको खाना है, इस सेल को ये फूड चाहिए खाना, कैसे खाएगी? सेल क्या करेगी? थोड़ी देर में अपने ऐसे ऐसे शेप को चेंज करेगी, ठीक है, ये रहा, फिर थोड़ी देर बाद में कैसे करेगी? ये ऐसे, और थोड़ी देर बाद में क्या करेगी? ऐसे। एंडोसाइटोसिस, इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को क्या कर लिया? इस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाया और इस फूड मटेरियल को अपने अंदर ले गया, डाइजेस्ट कर देगा, इसके बाद क्या होगा? वापस से ये खुल जाएगा और ये वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर निकाल दिया। Flexibility of cell membranes also enable the cell of engulf in the food and other material from the external environment, such as process as endocytosis. बहुत एग्जाम में पूछते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। अमीबा इसी प्रोसेस के थ्रू खाना अंदर लेता है ना। फाइगोसाइटोसिस, है ना, ये क्या होती है? इसमें सॉलिड फूड मटेरियल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू अंदर जाता है बॉडी में, है ना। पाइनोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है? फ्लूइड मटेरियल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है। तो अलग अलग टाइप्स थे, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, तो हमने इनके बारे में भी बात की। सेल मेम्ब्रेन्स, सेल वॉल की बात कर ली, सेल मेम्ब्रेन्स। अब सेल वॉल जैसे दिमाग में आएगा ना, सिंपल सी बात है, प्लांट सेल्स दिमाग में आएगा, यहाँ एनिमल सेल्स काम करेगा ही नहीं, कि प्लांट सेल्स ही सब कुछ इसमें होता है। इन प्लांट सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बाहर भी, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, इसके बाहर भी एक लेयर होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि प्लांट सेल्स की सबसे आउटर लेयर कौन सी है, तो सेल वॉल, ना कि सेल मेम्ब्रेन्स, है ना। ये थोड़ी रिजिड होती है, हार्ड होती है ना, आउटर कवरिंग होती है, आउटर पार्ट को कवर करती है सेल के, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्बर के ऊपर बाउंडेड होती है, ठीक है। कोई पूछे कि सेल वॉल बनी किसकी होती है, जैसे वो लिपिड्स की, प्रोटीन की बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और सेल वॉल क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है ना, जो जीवित नहीं है, यानी सॉलिड पार्ट है, ठीक है, रिजिड पार्ट है। क्या करता है? इससे क्या होता है? इसका फायदा ये है कि ये क्या करता है? एक सेल को शेप प्रोवाइड कर देता है। भैया हार्ड होगा तो शेप मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ना। मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है कि ऑस्मोटिक ब्लास्टिक ना हो जाए, है ना। ये हेल्प करता है एक्सपेंशन के, सेल को एक्सपेंशन को हेल्प करता है ना। कोई भी मटेरियल जल्दी से अंदर ना जा पाए, है ना, रिजिड पार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, लॉस, वाटर का लॉस ना हो जाए ऑस्मोसिस के थ्रू। बहुत सारी चीज़ों में क्या करता है? सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि प्लांट को प्रोटेक्शन की ज़्यादा नीड है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। प्लाज्मोलाइसिस, एक प्लांट सेल्स में क्या होता है?
प्लांट सेल से जब एक प्लांट सेल वाटर को लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस यानी है ना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो वाटर पानी निकलता है, और अब क्या होगा, प्लांट की जो सेल है उसमें पानी की कमी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी, तो क्या होगा है ना, ये जो सेल पार्ट है, सेल वॉल क्या ऐसे है, जैसे ये सेल वॉल है तो सिकुड़ क्या हो गई, अंदर ऐसे हो गई सेल मेम्ब्रेन। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस है। और ये कब होता है, जब लिविंग जो प्लांट सेल्स होती हैं वो वाटर का लूज करती हैं, वाटर का लॉस करती हैं, किसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, ओस्मोसिस के थ्रू, है ना। तो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाती है, ठीक है, श्रिंक होकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये जो है और वो सेल वॉल से दूर हो जाती है ना, अंदर की तरफ आ जाती है। इस फिनोमिना को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, थोड़ी देर पहले हमारा ये वर्ड था प्रोटोप्लाज्म, मैंने कहा था थोड़ी देर बाद बताऊंगा प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। जितने भी लिविंग कंपोनेंट होते हैं सेल के, जितने भी लिविंग कंपोनेंट वो सब प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या है, जितने भी लिविंग कंपोनेंट हैं किसी भी सेल के वो क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होते हैं। और ये कलरलेस होता है, प्रोटोप्लाज्म का कोई कलर नहीं होता है ना, जेली जैसा लगता है, जैसे मिक्स होता है जेली, है ना, फ्लूइड और सॉलिड पार्ट जेली जैसा होता है, ठीक है। सेमी फ्लूइड होता है, ना तो फ्लूइड होता है ना सॉलिड होता है, सेमी फ्लूइड होता है। जेली कैसी होती है, ना तो हार्ड होती है ना सॉफ्ट होती है ना, ना बिल्कुल लिक्विड जैसी होती है। और इसमें दो चीजें इंक्लूड हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। यानी ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, ये अंदर साइटोप्लाज्म होगा, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को इंक्लूड कर दो तो आप प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रोटोप्लाज्म में बोल सकते हो। देखो प्लाज्मोलाइसिस क्या हुआ, ये सेल थी, ठीक है, फिर थोड़ी श्रिंक हुई, वाटर का लॉस हुआ, फिर देखो अंदर कैसे सेल मेम्ब्रेन्स बन गई है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। बिल्कुल सही। अब आता है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस एक सेल है, सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट या मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर सेल का क्या है। एक सेल को देखेगा ना तो आपको स्पेशल अलग से दिखेगा, न्यूक्लियस क्या आपको अलग से ही दिखाई देगा कि अच्छा ये न्यूक्लियस है, ठीक है। जैसे देखो ये सेल है और इस सेल का ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो आपको दूर से ही दिख रहा है ना कि ये एक लार्जेस्ट है, मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है किसी भी सेल का, ठीक है। जनरली अगर मैं बात करूं ना तो जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही है, जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस पैदा होता है। जनरली अगर बात करें तो जनरली प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द यंगर सेल बट इट इज पुश्ड टुवर्ड द है ना पेरिफेरी इन द मैच्योर सेल, ठीक है। जनरली क्या होता है, सेंटर ऑफ यंगर सेल्स होती है ना, सबसे यंगर सेल्स ये होती हैं और ये पुश होकर धीरे धीरे मैच्योर हो जाती हैं सेल्स, है ना। अगर मैं बात करूं सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस की वैल्यू क्या है, ये एक तरह से ब्रेन है, इसका कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर, किसी भी सेल को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, वो क्या होती है, न्यूक्लियस। या इसको गवर्न ऑफ द सेल बोलते हैं, कौन गवर्न करता है इसको, जिससे सरकार हमारे पे कंट्रोल करती है, ठीक है, जुडिशरी हम पे कंट्रोल करती है। ऐसे ही न्यूक्लियस क्या करता है, सेल पे कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस जो होता है अंदर, जो मैंने बताया ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन्स होती है, दो लेयर होती हैं ताकि उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए। तो क्या है, इट इज बाउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन्स में छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं कि भैया कोई चीज अंदर और बाहर जानी है तो इस छेद में से, इन पोर्स में से होकर बाहर आ जाएगी। यानी ये मान लो यहाँ कुछ रखा है और ये अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा, इन पोर्स के थ्रू। अगर कोई गेट बंद कर देगा तो फिर अंदर जा कैसे पाएगा, तो छोटे छोटे गेट बना रखे हैं, छोटे छोटे पोर्स बना रखे हैं ताकि वो इन और आउट हो सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स होती है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अंदर ऐसे धागे होते हैं, ऐसे कैसे, कुछ ऐसे, इसको क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक गोली होती है, ऐसे गोल, है ना, इसको न्यूक्लियोइस बोलते हैं। सेल के अंदर एक तरह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस जैसा समझो आप, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन्स की, डबल लेयर मेम्ब्रेन्स होती है, बिल्कुल होती है, जो साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है न्यूक्लियोप्लाज्म में। वैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ होता है, तो ये मेम्ब्रेन्स क्या करती है, ये इस वाले साइटोप्लाज्म से, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म,
प्लाज्म, और ये क्या होता है अंदर, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, तो उसको सेपरेट यही वॉल तो करती है ताकि ये इससे सेपरेट रहे, अलग रहे, है ना। ये एक्सचेंज करने में हेल्प करती है मटेरियल्स के, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, कुछ ऐसे पोर्स होंगे। अब यहां से कोई चीज अंदर बाहर इन्हीं में से होकर जाएगी, ठीक है। ये सेल डिवीजन के टाइम है ना, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स गायब हो जाती है। जब सेल का डिवीजन होगा ना तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स क्या होती है, गायब हो जाती है। अब आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पार्ट है ना, लिक्विड पार्ट, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये बहुत डेंस होता है, गाढ़ा, एकदम लिक्विड जैसा, एकदम गाढ़ा लिक्विड होता है। और इसमें अंदर होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, है ना, और न्यूक्लियोइस होते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो मैंने बताया था न्यूक्लियोइस होता है, एक अंदर गोल राउंड जैसा, बिल्कुल सही है ना। और कुछ ऐसे क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं, धागे, क्रोमेटिन मटेरियल जिसको बोलते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है। अब देखो, आपको पता है सेल के न्यूक्लियस में जब सेल का डिवीजन होता है, सेल के न्यूक्लियस में होता क्या है पता है आपको, ये, हाँ, ये होता है जेनेटिक मटेरियल। जैसे डीएनए होता है, जो आप, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन से दूसरी इन्फॉर्मेशन नई जनरेशन में डीएनए के थ्रू जाते हैं। डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है ना। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, वो किससे मिलकर बने होते हैं, मेड अप ऑफ डीएनए से मिलकर बनते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। और जब डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ना। डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। और डीएनए किसका मिलकर बना होता है, डीएनए जीन्स का मिलकर बना होते हैं। आपको पता है जीन्स एक तरह से जीन कंट्रोल यूनिट है डीएनए की, एक तरह से फंक्शनल यूनिट है डीएनए की जीन, ठीक है। और क्या करता है, ताकि एक जनरेशन से इस सेल की जो क्वालिटी है वो नई सेल्स में चला जाए, है ना, तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जेनेटिक मटेरियल आके कैरी फॉरवर्ड होगा। बिल्कुल। न्यूक्लियोएस, ये सेल के अंदर एक ओवल शेप का, एक अंडे के जैसा प्रेजेंट होता है। कुछ कुछ सेल्स में साइज में बड़ा भी होता है, ठीक है। ये इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन का बनाना, ठीक है। इनका काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन फैक्ट्री होती है न्यूक्लियोएस, है ना। ये नॉन डिवाइडिंग होती है। जब सेल का डिवीजन होता है ना, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तब ये क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है। तो ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स पार्ट है सेल का, ठीक है। ये इसमें बहुत ज़्यादा आरएनए होता है, प्रोटीन होता है ना, कुछ कुछ अमाउंट इसमें डीएनए भी होता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, ये भी कई बार पूछता है, तो ये भी ध्यान रखना। काम क्या करता है, ये सेल को मेंटेनेंस में हेल्प करता है, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे फादर के बच्चों में जाएंगे, ऑफ स्प्रिंग जाएंगे, उनको भेजने का काम भी यही करता है ना। साइटोप्लाज्मिक जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है। तो अलग अलग काम है न्यूक्लियोएस के, ये भी एक तरह से कंट्रोल काम ही तो कर रहा है। सेल को मेंटेनेंस करता है, सेल डिवीजन का काम करता है, इनहेरिटेंस की जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स को ऑफ स्प्रिंग में भेजता है, साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज होती है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कुछ ऐसा होता है, देखो ये न्यूक्लियोएस होता है, ठीक है। ये थ्रेड्स क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, वो न्यूक्लियर, है ना, एनवॉल्प होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट। साइटोप्लाज्म, ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है ना, वो साइटोप्लाज्म है। द फ्लूइड विच प्रेजेंट इन द इनसाइड द सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसको ये न्यूक्लियस के, है ना, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, यानी ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये जो पार्ट है ऐसे लिक्विड, इस पार्ट को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर की तरफ। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो लिक्विड होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, जेली जैसा होगा, सेमी फ्लूइड होगा, है ना। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, सेंट्रोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। अच्छा सर, इसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट है, बिल्कुल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग है, राइबोसोम्स का काम अलग होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम अलग होता है, सेंट्रोसोम का काम अलग होता है, ठीक है। अलग अलग और जो ऑर्गेनल्स हैं वो क्या होते हैं, इसमें सिचुएटेड होते हैं, वो अपना काम करते हैं। उन्होंने हर एक ऑर्गन का स्पेसिफिक टास्क है कि रेस्पिरेशन कौन करेगा, एनर्जी का काम कौन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, कंट्रोल का काम कौन करेगा।
मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म से चीजें इधर से उधर जाती हैं, सेल ऑर्गेनल में चीजों का ट्रांसफर साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होगा, क्योंकि वो लिक्विड जैसा पार्ट है, ठीक है, वहां बैठेंगे और जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा काम इसके अंदर होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में एक पूरा फ्लूइड, सेमी फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी चीजें काम करती है। जैसे एक सेल है, इस सेल में देखो ये जो लिक्विड ये पार्ट है, ये आपको येलो इस पार्ट दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये अलग अलग सेल कंपोनेंट है ना, अलग अलग क्या है, सेल के कंपोनेंट होते हैं। अब आता है हमारा यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स, पहला डिफरेंस साइज में। अब यूकैरियोटिक तो बहुत छोटी होंगी और प्रोकैरियोटिक तो बहुत छोटी होंगी, बहुत पहले वाली बात कर रहा हूं, तो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होती है, लेकिन यूकैरियोटिक 5 से 100 माइक्रोमीटर होती है। भाई लार्ज होंगी, वो बाद में डेवलप है। यूकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस है, डेवलप है ना, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर रीजन इसमें वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसमें वेल डिफाइंड होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स होती है, चारों तरफ कवर्ड होता है ना। क्रोमोसोम्स इसमें सिंगल और सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है, और इनर होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन्स इसमें जो ऑर्गेनल होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन पे मेम्ब्रेन्स नहीं होती, वो किसी चीज से कवर नहीं होते हैं, है ना, मेम्ब्रेन्स नहीं होती। जैसे न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन्स थी, वैसे नहीं होती। यहाँ जितने भी ऑर्गेनल होंगे उनमें क्या होगी, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगी। इनमें सेल का जो डिवीजन होता है ना, वो क्या होता है, सिंपल फ्यूजन के थ्रू होता है, इसमें माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है। न्यूक्लियस है ना, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, ये मैंने अभी बात कर ली। ये साइज में छोटे होते हैं राइबोसोम्स, इसमें है ना 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है, ध्यान रखना, बस इतना से ध्यान रखना। यहाँ 80S टाइप का राइबोसोम्स होता है, यानी वेल डेवलप अच्छे वाले राइबोसोम्स इधर होते हैं। राइबोसोम्स का क्या काम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री बनाना। यूनिसेलुलर मैंने बता दिया, ब्लू ग्रेन एल्गी है, बैक्टीरिया है, यूग्लिना है ना, अमीबा, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। प्लांट है, एनिमल्स है, फंगई, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दिख ही रहा है, आप देख के बता सकते हो कि यूकैरियोटिक कौन सी। भैया प्रोकैरियोटिक देखो कितने सिंपल है, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं, देखो कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई ऑर्गेनल नहीं है, और है भी तो उन पे बाउंडेड नहीं है। लेकिन ये देखो कितनी वेल डिफाइंड, ऐसे लग रहा है डेवलप सिटी की तरह है। यूकैरियोटिक सेल्स है ना, क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है। याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाली पार्ट यहाँ आपको पता लग रहा है कि कौन कौन से कंपोनेंट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये तो थे सेल ऑर्गेनल में, सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स क्या है, सेल वॉल क्या होती है ना। इन सारी चीजों के बारे में हमने 1 to 1 करके सारी स्टडी कर ली कि हाँ ठीक है, ऐसा वाला पार्ट है। तो ये सेल का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने सेल के सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ली है, ठीक है। अगर मैं वापस से आपको एक रिकॉल करना चाहूँ, बहुत अच्छा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मैं आपको एक रिकॉल करते हूँ इसके थ्रू, है ना, ध्यान रखना। हमने बात क्या की, हमने सबसे पहले बात की कि जो प्लांट सेल्स हैं या जो एनिमल सेल्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं। हम उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसा लगता है बहुत छोटे छोटे स्मॉल रूम्स यहाँ आपको दिखेंगे जो सेल से मिलकर बना होता है। सेल एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है स्मॉल, एक छोटा कमरा। किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट और जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है सेल। यानी उनका स्ट्रक्चर भी सेल से मिलकर बना है और उनका फंक्शन भी, जो बॉडी है वो भी सेल करते हैं। यहाँ 2 टाइप्स के सेल्स हम देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस, प्रो यानी प्रिमिटिव, वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, नहीं है, प्रिमिटिव टाइम से पहले, न्यूक्लियस के आने से पहले वाली सेल्स, इनमें न्यूक्लियस नहीं होगा। यूकैरियोटिक यानी ट्रू न्यूक्लियस, जिनमें सेल्स में न्यूक्लियस होता है। हमने देखा ऐसे छोटे स्मॉल रूम होते हैं। फिर हमने डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा कि सेल की जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट रॉबर्ट हुक को देते हैं 1665 में। फ्री लिविंग सेल्स जो होती हैं वो वाटर पॉन्ड में होती हैं, है ना, जैसे बैक्टीरिया, वहां जब उनको देखा तो एवी ल्यूवेनहॉक ने उनकी डिस्कवरी की 1674 में। फिर एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस की स्टडी की, न्यूक्लियस के बारे में बताया, उनकी डिस्कवरी के बारे में बात की 1831 में, है ना। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को इंक्लूड करते हैं। पुरकिंजे ने 1839 में इसकी डिस्कवरी की। फिर सेल थ्योरी आई, 2 साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड श्वान, उन्होंने सेल थ्योरी दी 1838 में। 1839 में प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बारे में बात की, सेल थ्योरी को वेल डिफाइन किया।
इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया रूडोल्फ विर्चो ने। उन्होंने कहा कि जो सेल्स होती हैं वो राइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी पुरानी सेल से ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब आता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। सेल, हम जब सेल को देखते हैं उसकी शेप क्या हो सकती है, उसकी साइज क्या हो सकती है, वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, क्यूबाइडल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, एपिथेलियस हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, लार्ज हो सकती है। तो दिमाग में आता है कि अगर स्मॉल और लार्ज है तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको आप माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल ओस्ट्रिच एग, इतना बड़ा अंडा होता है। हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अगर बोले कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है तो आप कहेंगे नर्व सेल। इन चारों की फोटो मैंने आपको बता दी थी। फिर हमने बात की यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो सेल्स जिनकी, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है और वो सेल को डिफाइन होता है, वो उनके स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करती हैं और एक पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या करती हैं? डेवलप करती हैं, जिसके बारे में हमने दोनों के एग्जाम्पल्स को बात अच्छे से देख लिया था। उसके बाद जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखा वो देखा कि कोई भी जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसे बना होता है। भाई अभी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सेल से मिलकर बना है, लेकिन सेल, और इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और आज के लेक्चर में हमने इन्हीं तीन चीजों को डिस्कस किया है। ध्यान रखना, एक चीज को और डिस्कस किया है, सेल वॉल को, जो कि प्लांट सेल्स का पार्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स या सेल मेम्ब्रेन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स सेल का सबसे आउटर पार्ट है। इसकी डिस्कवरी सी नेगली और सी क्रेमर ने की थी 1855 में। सबसे आउटर पार्ट है और ये सेल के अंदर वाले पार्ट और सेल के एक्सटर्नल पार्ट को क्या करता है? सेपरेट करता है। यहीं से एंटी और एग्जिस्ट होता है मटेरियल्स का, जैसे आयंस का, मॉलिक्यूल्स का। अगर अंदर और आउट सेल के अंदर जाएंगे तो यहीं से होकर गुजरेंगे। ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है कि भाई कोई भी मटेरियल अंदर आ ना जाए। थिन होती है, बहुत पतली होती है, इलास्टिक होती है, सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने जाने देगी जो उसको अच्छा लगेगा। ये मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और सेलुलर कंपोनेंट जो होते हैं उसको प्रोटेक्शन करने का काम भी यही करती है। अब आता है एंडोसाइटोसिस, यानी सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती है उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कोई बाहर से कोई चीज़ अंदर लेनी है, कोई फूड खाना है, कोई एक्सटर्नल चीज़ को अंदर लेना है, तो अपनी मेम्ब्रेन्स को क्या करती है? फ्लेक्सिबल बनाती हैं और फूड मैटर को अंदर ले लेती हैं। किसी भी चीज़ को अंदर लेकर उसको वेस्ट मैटर को उसी प्रोसेस से बाहर निकाल देती हैं, जिसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस दो तरह के होते हैं, है ना, फाइगोसाइटोसिस और पिनोफाइटोसिस। इसमें सॉलिड मटेरियल होगा और इसमें लिक्विड मटेरियल होगा, यानी फ्लूइड मेटल के फॉर्म में होगा। सेल वॉल, सेल वॉल जब दिमाग में आता है तो प्लांट सेल्स आती है, सबसे आउटर पार्ट आता है, प्लांट में ही देखने को मिलती है, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज होती हैं, ये एक नॉन लिविंग थिंग होती है। सेल वॉल के फंक्शन क्या है? ये शेप प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, ऑस्मोटिक ब्लास्ट से प्रोटेक्ट करेंगी, एक्सपेंशन में हेल्प करेगी सेल के। प्लाज्मोलाइसिस, जब एक प्लांट लिविंग सेल्स होती है वाटर का लूज करती है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या होती है? श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है ना, कंट्रैक्शंस आ जाता है उसके अंदर, ठीक है, और वो सेल वॉल से दूर चली जाती है। इस फिनोमेना को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। साथ में ही बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंपोनेंट, किसी भी सेल का लिविंग कंपोनेंट क्या क्या, जैसे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या लिविंग कंपोनेंट है, उसी में तो जीवन है सारा, है ना, तो प्रोटोप्लाज्म उसको कहते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा फ्लूइड होता है। अब मैंने इसकी बात कर ली, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस सबसे लार्ज पार्ट है, सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है, सबसे मैं कहूँ कि कंट्रोल सेंटर है किसी भी सेल का, है ना, वही गवर्न करता है किसी भी सेल को कि जो इंस्ट्रक्शन देता है न्यूक्लियस ही देता है, वही है उसका ब्रेन, कंट्रोल सेंटर। ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस पोर्स होते हैं जहाँ से मटेरियल, है ना, एक्सचेंज होता है। इसके चार पार्ट है न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस का जैसे सेल की मेम्ब्रेन्स है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्मा, उसके अंदर कुछ धागे होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड, और होता है न्यूक्लियोस, ठीक है। चार पार्ट्स हैं, उन चारों पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, ये सब सेल का जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियस प्लाज्मा, न्यूक्लियर प्लाज्मा क्या है? न्यूक्लियस के चारों ओर लेयर, न्यूक्लियस के चारों ओर लेयर,
ठीक है। ये मेम्ब्रेन्स, डबल मेम्ब्रेन्स होती है न्यूक्लियस की, दो मेम्ब्रेन्स क्या होती है, दो मेम्ब्रेन्स होती है, डबल लेयर होती है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और बाहर होता है साइटोप्लाज्म, तो उसको सेपरेट अलग अलग करती है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो सॉलिड पार्ट है, जो जेली जैसा स्ट्रक्चर फ्लूइड पार्ट है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी में क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, न्यूक्लियोस इसी के अंदर होता है। तो क्रोमेटिन थ्रेड एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन के समय गायब हो जाता है ना। इसी में सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे डीएनए वगैरह सब इसी के अंदर होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह सब, है ना, इसी न्यूक्लियस के अंदर, जिसको और इस ये किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से मिलकर बना होता है। क्रोमेटिन थ्रेड्स किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए से। और डीएनए की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, जीन। और ये काम क्या करते हैं, एक पीढ़ी से, पेरेंट से किसी बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक्स जाएंगे, जो कैरेक्टर्स जाएंगे, ये जेनेटिक मटेरियल तो चाहिए ना, हमारे अंदर भी होता है, ऐसे हर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सेल में जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग में, नई जनरेशन में क्या करते हैं, इन कैरेक्टर्स को, इन थ्रेड्स को आगे भेजते हैं। न्यूक्लियोस क्या है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर एक ओवल शेप का एक, है ना, एक स्पेरिकल शेप का एक चीज होती है अंदर, जो कभी कभी तो बहुत बड़ी साइज में होती है। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ये नॉन लिविंग सेल्स का वो प्रोमिनेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें आरएनए होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसमें कुछ अमाउंट में डीएनए भी होता है, इन सब से मिलकर बना होता है। फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस करता है सेल का, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कैरेक्टर्स को ऑफिस पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में भेजता है, ठीक है। ये 3-4 पार्ट्स हमने देखे। उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म के बारे की। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर का वो फ्लूइड पार्ट जिसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें ये सेमी फ्लूइड पार्ट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मटेरियल एक्सचेंज की, तो सेल के अंदर जो मटेरियल एक्सचेंज होगा उस फ्लूइड के थ्रू ही होगा, ठीक है। ये एक तरह से कंट्रोल सेंटर, इसमें बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज के अंदर ही साइटोप्लाज्म में भी होती हैं, ठीक है। और हमने साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात की थी, कैसा होता है। फिर हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस, उसमें साइज डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियर रीजन क्या है, क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, सेल बाउंडेड ऑर्गेनल्स कैसे हैं, सेल डिवीजन कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, राइबोसोम्स कैसा है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, इनके बारे में हमने 1 to 1 सेपरेटली किया है। एक लेक्चर और लाएंगे, उस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं उनके स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है ना, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है, कैसे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ना, सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, इनके सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो प्ले स्टोर से आप परचम क्लासेस पे जाएंगे, परचम क्लासेस पे क्या करना है, परचम क्लासेस पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेज। हमने नए नए कोर्सेज बनाए हैं, एसएससी के रिगार्डिंग हमारे कोर्सेज हैं, ई बुक्स के रिगार्डिंग कोर्सेज हैं। तो आप बहुत अच्छे से जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, जो परचम क्लासेस के नाम के प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाता है, और आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ जाके सारे कोर्सेज को देखिए। एक बार आपको थ्योरी कोर्सेज ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी कमांड बन पाए, आपको नोट्स मिल पाए, आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस हो पाए, और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आप 3 मंथ्स में पूरा ही कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। सबसे खास बात है, फिर आप अपनी तैयारी कीजिए। अगर आप बिना तैयारी के एग्जाम देते रहेंगे तो आपको हमेशा लगता रहेगा कि एग्जाम तो आगे मैं तैयारी कब करूँ। इसलिए पहले एक बार तैयारी कर लीजिए और फिर किसी भी एग्जाम को दीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 70-80% चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको करनी है प्रैक्टिस, और आप अलग अलग सोर्सेज से प्रैक्टिस करके आप क्या कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन को, है ना, पा सकते हैं। तो पूरा फोकस के साथ तैयारी करिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।